नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई एनसीवीटी के एग्ज़ाम अगस्त 2022 में अभी होने वाले हैं। आईटीआई में बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस पेपरों से रिपीट हो जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्टरनेटर से रिलेटेड वो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो आईटीआई एग्ज़ाम में सर्वाधिक पूछे गए हैं। आप यदि पेपर देने वाले हैं तो इन्हें ज़रूर अच्छे से पढ़ कर जाएँ। दोस्तों, निम्मी असाइनमेंट में से ही आईटीआई का क्वेश्चन पेपर आ रहा है। कुछ बच्चों के डाउट थे कि निम्मी असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस के गलत आंसर दिए हुए हैं, हमें कौन सा सही करना है। तो आपको बता दूं, जैसा कि असाइनमेंट में दिया हुआ है आपको भी वही उत्तर सही करना है, चाहे वो गलत हो या सही हो। एज पर निम्मी असाइनमेंट जो आंसर दिया हुआ है वही आपको करना है और वही आंसर सही माना जाएगा, याद रखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, आपको इस वीडियो में हम करवाने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले निवेदन रहेगा, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें ताकि वो भी एग्ज़ाम से पहले इसे देख सकें और अच्छे नंबरों से पास हो सके। आइए क्वेश्चनों से दोस्तों शुरू करते हैं। 253 नंबर क्वेश्चन यानी अल्टरनेटर का क्वेश्चन नंबर 1 आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और ये क्वेश्चन पिछली बार पेपरों में आया था। अभी जब जनवरी 2022 में एग्ज़ाम हुए थे तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन ये आए थे। क्योंकि सीबीटी एग्ज़ाम एक से अधिक शिफ्ट में होता है, इसलिए कुछ क्वेश्चन चेंज भी किए जाते हैं लेकिन मोस्टली रिपीट भी होते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि एक आदर्श अल्टरनेटर है, प्रति फेज ईएमएफ की गणना करने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। अल्टरनेटर में ईएमएफ समीकरण होती है 4.445 FT KP/KD। जब आदर्श हो तो पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मान इकाई होता है। उन्हें गणनाओं में शामिल करना ज़रूरी नहीं है, इसलिए डी उत्तर आपको यहाँ सही करना है। एकदम सटीक आंसर इसका, और ये बिल्कुल पेपरों में आया हुआ भी है। 254 नंबर क्वेश्चन, ये भी दोस्तों बार बार आया था। अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए या ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम काम में लिया जाता है। तो अल्टरनेटर और डीसी जनरेटर कार्यप्रणाली लगभग सेम होती है, काम करने का तरीका सेम है। फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत दोनों काम करते हैं। दोनों में गतिज प्रेरित ईएमएफ होता है, दोनों में एसी उत्पन्न होता है। इसलिए ईएमएफ की दिशा या ध्रुवता ज्ञात करने के लिए डी उत्तर ही आएगा, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। 254 नंबर क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है माय डियर, इसे तो बहुत अच्छे से कवर कीजिए। अल्टरनेटर के इस भाग का नाम क्या है। दोस्तों, ये है रोटर। कौन सा रोटर है आपको बताऊं तो अल्टरनेटर में 2 रोटर होते हैं। एक होता है सेलिएंट पोल रोटर, दूसरा होता है बेलनाकार पोल रोटर। तो दोस्तों, ये है सेलिएंट पोल रोटर, सी उत्तर करना है। और एक जिसकी लंबाई ज़्यादा हो वो बेलनाकार रोटर होते हैं। सेलिएंट पोल निम्न गति मध्यम गति वाले होते हैं, बेलनाकार वाले जो होते हैं वो हाई स्पीड होते हैं। टर्बो अल्टरनेटर, स्टीम अल्टरनेटर में बेलनाकार रोटर काम में लेंगे। सेलिएंट पोल का जनरली हाइडल पावर प्लांट जो होते हैं उनमें काम में लिया जाता है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, सवाल जो आया अल्टरनेटर की रेटिंग वाला 257 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये काफ़ी बार रिपीट हुआ। अल्टरनेटर की रेटिंग किस में होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन रिपीट सबसे ज़्यादा हुआ। तो अल्टरनेटर की रेटिंग जो है वो केवीए में होती है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग भी केवीए में ही होती है। केवीए आभासी शक्ति की इकाई है। एसी में 3 तरह की शक्तियाँ होती है ना। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। तो VNL - VFL बटा VFL इसका सूत्र रहेगा, ठीक है। नो लोड माइनस फुल लोड बटे फुल लोड, बी उत्तर कर देना। छोटा सा क्वेश्चन है, फॉर्मूले का पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है वैसे। और एक ये देखो, 1000 RPM और 6 पोल है तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज जाएगी। ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है, PN/120। पोल इंटू स्पीड बटे 120 करोगे तो उत्तर आ जाएगा। कैलकुलेशन करके मिलान कर लेना, उत्तर इतना ही आएगा। अब RPM का देखो, 50 हर्ट्ज और 2 पोल दे रखा है तो गति वैसे तो देखो 2 पोल और 50 हर्ट्ज दे रखा हो तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, 3000 RPM आता है। फिर भी सभी बच्चों को याद नहीं होता है तो आपको बता दूं, F × 120 बटा P
फॉर्मूले का आप उपयोग करें और मान रखें, उत्तर जो है आपको देखने को मिल जाएगा, सेम उत्तर आएगा, कोई बड़ा सवाल नहीं है। ये देखो, ये है डार्क लैंप विधि से जुड़ा हुआ सवाल, आ सकता है पेपरों में, अच्छा क्वेश्चन है। 2 अल्टरनेटर समांतर संचालन के लिए डार्क लैंप विधि काम में लेंगे। सभी लैंप कब बुझ जाएंगे? दोस्तों, डार्क लैंप विधि का नाम ही यही है कि अगर सारी शर्तें सही होगी, ध्यान रखिएगा, अगर सभी शर्तें सही होगी तो लैंप बुझ जाएंगे। क्यों बुझ जाएंगे? क्योंकि डार्क लैंप विधि में प्रत्येक लैंप सेट जो होता है वो 2 फेजों पर जुड़ता तो है, लेकिन वो 2 फेज जो होते हैं वो समान फेज होते हैं। जैसे जनरेटर का आर है और ग्रिड का भी आर फेज है, यानी इनकमिंग मशीन और रनिंग मशीन दोनों का सेम फेज है। अब एक ही फेज पे लैंप सेट कैसे ऑन होगा बताइए? तो जब समान वोल्टेज और समान फ्रीक्वेंसी मिलेगी तो लैंप बुझ जाएंगे। इसी तरह से अगर ब्राइट लैंप विधि होती तो सारे लैंप ऑन हो जाते। कंडीशन जो है वो लगभग सेम रहती है। उसके बाद में देखिए 262 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, आ सकता है पेपर में। अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का जो विचुंबकन प्रभाव है उसकी क्षतिपूर्ति कैसे की जाती है? दोस्तों, विचुंबकन प्रभाव इंडक्टिव लोड के कारण होता है और इसके कारण जो आर्मेचर का फ्लक्स है वो मुख्य फ्लक्स का विरोध करता है। जब मुख्य फ्लक्स का विरोध करता है तो मुख्य फ्लक्स थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए फील्ड धारा को हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। सी उत्तर आएगा। फील्ड उत्तेजना धारा में वृद्धि करेंगे। जब धारा में वृद्धि करेंगे तो करंट बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा और वो कंपनसेट हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। सिंक्रोस्कोप का क्या उपयोग है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं लेकिन आ सकता है। जनरली सिंक्रोस्कोप हमें ये बताता है कि हाँ सब कुछ सही है। समांतरीकरण के लिए, यानी जनरेटर को आप सिंक्रोनाइज कर सकते हो, अब ग्रिड के साथ कनेक्ट कर सकते हो, अब ऐसा हमें सिंक्रोस्कोप बता सकता है। इसमें एक ग्रीन इंडिकेटर होता है। जनरली ये फ्रीक्वेंसी समान होने की ही बात करता है, जो कि अल्टरनेटर की गति पर डिपेंड होती है। यानी अल्टरनेटर की स्पीड कम है या ज़्यादा, केवल इतना ही बताता है हमें, जिससे फ्रीक्वेंसी का पता लगता है। और फ्रीक्वेंसी मैच ही तो हमें करवाना होता है। और 264 नंबर क्वेश्चन देखो, अल्टरनेटर के रोटर को डीसी देने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो हम उसे एक्साइटर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उत्तेजक। वैसे तो डीसी में जनरली शंट जनरेटर होता है और कई जगह पीएमजी भी होता है, परमानेंट मैग्नेट जनरेटर होता है। आजकल पावर प्लांट में तो ब्रूसलेस एक्साइटर है, ब्रूसलेस अल्टरनेटर है, उनमें क्या है कि पीएमजी होता है जो डीसी बनाता है, तो उसी रोटर की शाफ्ट के साथ वो भी रोटेट करता है। दोनों एक ही शाफ्ट के साथ बंधे हुए होते हैं और एक ही आरपीएम से रोटेट करते हैं, इसलिए फिर आउटपुट लेने के लिए कुछ स्लाइडिंग लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। 265 नंबर क्वेश्चन देखो, पूछ रहा है कि अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? डैम्पर वाइंडिंग हंटिंग दोष दूर करने के लिए होती है। सिंक्रोनस मोटर में 2 काम बताते हैं अपने। हंटिंग के अलावा मोटर को स्टार्ट करने का भी वहाँ पर उद्देश्य रहता है, यानी मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना और हंटिंग दूर करना। आप वहाँ पर 2 आंसर दे सकते हैं, लेकिन अल्टरनेटर में केवल आपको हंटिंग दूर करना, यही वाला ऑप्शन करना है। और उसके बाद में देखिए, अल्टरनेटर को समांतर में चलाने के लिए कौन सी शर्त समान होनी चाहिए? 3 शर्तें समान होनी चाहिए। टर्मिनल वोल्टेज बराबर हो, फेज क्रम बराबर हो, फ्रीक्वेंसी बराबर हो। यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देख रहे हैं तो एक ही ऑप्शन दिया हुआ है बी में, फेज क्रम समान होना चाहिए। ठीक है, बी उत्तर कर देंगे। 4 पोल 50 हर्ट्ज की गति पूछ रहे, 3000 आरपीएम आएगी, निकालने की ज़रूरत है नहीं इसमें, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें आएगा नहीं। और आगे देखो 269 नंबर 269, ये कह रहा है कि जब अल्टरनेटर में भार बढ़ता है तो उसका कारण क्या है कि टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाती है। देखो सीधी सी बात है, लोड को हम पावर से संकेत करते हैं। अगर पावर बढ़ेगी तो लोड करंट बढ़ेगी, क्योंकि I बराबर P/VT है। जब लोड करंट बढ़ेगी तो वही करंट आर्मेचर के साथ भी जुड़ी होती है और आर्मेचर का अपना प्रतिरोध होता है। आर्मेचर प्रतिरोध के कारण अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं।
आंतरिक ड्रॉप बढ़ेगा और टर्मिनल वोल्टेज घटेगी। डी उत्तर कर देना। आर्मेचर प्रतिरोध इसके लिए आएगा, ठीक है। एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? 270 नंबर क्वेश्चन हो गया, करना नहीं है। हाँ 271, ये बहुत बार आया भाई, इसको अच्छे से पढ़ लो। चित्र में आपको दिखाया गया उस अल्टरनेटर का नाम क्या है? तो ये ब्रूसलेस अल्टरनेटर है। ए उत्तर कर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में देखो 275 नंबर क्वेश्चन, ये भी काफ़ी बार आया है पेपरों में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हल करवा देता हूँ। ये कह रहा है कि अल्टरनेटर में कोण जो है वो 30 डिग्री का है, पिच फैक्टर की गणना करें। देखो पिच फैक्टर ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है कोस α/2, यानी पहले आपको अल्फ़ा में 2 का भाग देना है। अब आप अगर ध्यान से देखें तो अल्फ़ा का मान 30 डिग्री है, 30 में 2 का भाग देंगे तो 15 आएगा, यानी कोस 15 का आपको मान निकालना है। जो उत्तर आएगा वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर भी है। कैलकुलेशन करके मिलान करना। आई थिंक इसका बी उत्तर सही आ रहा है। ये डाटा या कैलकुलेशन तो आपको मिलान करनी पड़ेगी, पर मैंने आपको तरीका बता दिया है। करना क्या है? कोस α/2 करना है। ध्यान रखिएगा, लिखने का तरीका दोबारा बता रहा हूँ आपको। कोस α/2 ऐसे नहीं लिखना है जो मैंने नीचे लिखा हुआ है। कोस यही रहेगा, पहले अल्फ़ा में 2 का भाग देना है, ठीक है ना। आई थिंक चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी और अच्छे से चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। और उसके बाद में देखो 273, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, करवा देता हूँ। ये कह रहा है कि रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर आप उपयोग में लेंगे, इसका फ़ायदा क्या है? देखो अगर फील्ड रोटेट करेगा ना तो स्टेटर नियत रहेगा, चालक नियत रहेगा, और स्टेटर अगर कांस्टेंट रहेगा तो हमें आउटपुट में सप्लाई लेने के लिए कोई स्लिप रिंग लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। बस हमें केवल 2 स्लिप रिंग लगानी है कि उस रोटेट करते हुए फील्ड को डीसी दे दें, आउटपुट में कोई स्लिप रिंग की आवश्यकता नहीं होगी। डी उत्तर आएगा। केवल 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होगी, चाहे फेज की संख्या कितनी हो। और ये 2 स्लिप रिंग भी किस लिए लगा रहे हैं? रोटर को डीसी देने के लिए, क्योंकि रोटर रोटेट कर रहा है ना। आउटपुट प्राप्त करने के लिए हमें किसी स्लिप रिंग की ज़रूरत यहाँ होगी नहीं, ठीक है। बस दोस्तों यही है मेन क्वेश्चन, बस बहुत है इतने से। इन्हीं में से आपको देखने को मिल जाएगा। निम्मी असाइनमेंट में 25 क्वेश्चन दिए हुए हैं अल्टरनेटर के, और गारंटीड है उन्हीं में से आ रहा है अल्टरनेटर का दो। सो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए, और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।